हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारी पॉलिटिक्स की क्लास नंबर 6। लास्ट क्लास में हमने नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के पद के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स राष्ट्रपति से रिलेटेड है, जो भी उनकी शक्तियां हैं, वो सब हमने अच्छे से पढ़ा और लूसेंट में अच्छे से मार्क कर लिया था। अब हमें पढ़ना है उपराष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान के कौन से भाग में उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए, संघीय कार्यपालिका के अनुच्छेद 63, अनुच्छेद नंबर 63 में लिखा है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, और अनुच्छेद नंबर 52 में लिखा हुआ था हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पद के बारे में। ठीक है, आगे आपको पता होना चाहिए कि संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का जो हमारा आइडिया है वो कहां से लिया गया। तो एक उपराष्ट्रपति होगा देश में, ऐसा आइडिया हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति, उनके पद का आइडिया देखिए हमारा ब्रिटेन से कहा जाता है कि जिस तरह ब्रिटेन में रानी का पद होता है, उस तरीके से भारत में राष्ट्रपति का पद होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पद का आइडिया ब्रिटेन की रानी से लिया हुआ है और उपराष्ट्रपति के पद का आइडिया अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। ठीक है, तो इसे मार्क कर लीजिएगा एक बार, आर्टिकल नंबर 63 को मार्क कीजिए यहाँ पे, और ये अमेरिका के संविधान से हमने ये आइडिया लिया है। आगे है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आप सबको पता है, जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, अभी ओम बिरला है, ऐसी राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो कि बताता है हमें अनुच्छेद नंबर 64। जस्ट एक आर्टिकल बाद अनुच्छेद नंबर 64 मार्क कीजिए, इसे मार्क करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है, लेकिन इसको वहां पर वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए आपका पॉइंट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है, लेकिन वह इसका सदस्य नहीं होता है, इसीलिए इसे वहां पर मतदान देने का अधिकार भी नहीं है। मान लीजिए कोई बिल आया है, उस पर 50 पक्ष में वोट है, 50 विपक्ष में वोट है। ठीक है, यहां पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वो अपना एक वोट दे सकता है, जहां पर मैटर क्या है, ड्रॉ हो गया है, यहां पर कोई पार्टी नहीं जीत रही है, जो बिल है वो पास भी नहीं हो रहा है और अस्वीकार भी नहीं हो रहा है, तो यहां पर एक निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को मिलता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ये वोट नहीं देता है, जब ये निर्णायक मत चाहिए होता है, जैसे कोई मैटर फंस गया है जहां पर पक्ष में भी ज्यादा उतने ही वोट है और विपक्ष में भी उतने ही वोट है, तब जाके निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को प्राप्त होता है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। आगे है योग्यता। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, पहली बात तो वो भारत का नागरिक हो, दूसरा जिस तरीके से राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए, उसी तरीके उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष की आयु चाहिए। साथ ही में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य चुने जाना योग्य वो व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे ही उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो भी शर्तें पूरी करनी होती हैं, वो सभी शर्तें वो व्यक्ति पूरा करता हो, तभी जाके वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। आगे है, निर्वाचन के समय किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ऐसा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति तीनों के बारे में सेम है कि कोई और लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई और पोस्ट पर वो जॉब ना कर रहा हो जब वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का काम संभालने लग जाए तो। ठीक है, एक टाइम पे खाली वो उपराष्ट्रपति का काम ही कर सकता है, दूसरी कोई जॉब नहीं कर सकता। आगे देखते हैं, यहाँ पे योग्यता खत्म होती है, आगे आता है उपराष्ट्रपति को चुना कैसे जाता है, उसको चुनने का तरीका क्या है। तो देखिए, जैसे हमने निर्वाचन मंडल के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन आता है, लोकसभा आती है, राज्यसभा के सभी सदस्य आते हैं, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, मनोनीत नहीं, खाली निर्वाचित, और साथ में सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य आते हैं। विधानसभा के साथ में पुदुचेरी और दिल्ली की जो विधानसभा है, इसके सदस्य भी आते हैं। इन सब जगह के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से उपराष्ट्रपति का देखें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बनता है लोकसभा प्लस राज्यसभा। इन दोनों में जितने ही मेंबर हैं, चाहे वो निर्वाचित है या फिर मनोनीत है। निर्वाचित तो आप जानते हैं जो इलेक्शन के द्वारा चुने गए हैं, मनोनीत मतलब जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग चुने जाते हैं, राज्यसभा में 12 कला विज्ञान के क्षेत्र से लोग चुने जाते हैं, ये लोग हैं मनोनीत, ये निर्वाचित नहीं है। ठीक है, निर्वाचित है जिनको जनता ने चुना है। तो चाहे निर्वाचित हो मनोनीत हो, वो सब मिलकर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा किया जाता है। इसे पूरा मार्क कर लीजिएगा आप। संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, यहां पर नोट में लिखा हुआ है, संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य हैं, लेकिन हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर होगा आपको। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को दोनों को साथ में रख के पढ़ेंगे तो क्या होगा, राष्ट्रपति का जो हमने पढ़ा था वो भी रिवाइज हो जाएगा और आगे पढ़ने में भी आसानी रहेगी। अब देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। अभी तक भारत में कौन कौन से उपराष्ट्रपति रहे और इनमें से 2-3 जो इंपॉर्टेंट उपराष्ट्रपति हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। पहला तो आपको पता ही होगा कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे हमारे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, इसके बाद ये प्रेसिडेंट भी बने थे। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद ये प्रेसिडेंट बने थे और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी हमारे, हमने पढ़ा था। नेक्स्ट वीवी गिरी। वीवी गिरी का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति। हमने पढ़ा था कार्यवाहक राष्ट्रपति, जब ये कार्यकाल में थे उस समय प्रेसिडेंट के पद पर कोई नहीं था, इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट ने एज अ प्रेसिडेंट कार्य करा था। ठीक है, जिस समय मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट अपने पद पर नहीं है, ठीक है, प्रेसिडेंट किसी भी कारणवश अपने कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है। इसी को क्या कहते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किसने किया था, वीवी गिरी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। आगे आपको नाम एक पता होना चाहिए, जैसे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में हमने पढ़ लिया था पहले ही। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस टाइम पे, और उस टाइम प्रेसिडेंट भी अपनी पोस्ट पर नहीं थे और वाइस प्रेसिडेंट भी अपनी पोस्ट पर नहीं थे। और जब ये दोनों ही अपनी पोस्ट पर नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है वो एज अ प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करने वाले पहले सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। बाद में ये उपराष्ट्रपति भी बने थे, लेकिन ये कभी प्रेसिडेंट नहीं बने, सिर्फ उपराष्ट्रपति के पद तक ये गए थे। आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम है आपका, हाँ, भैरव सिंह शेखावत इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे। भैरव सिंह शेखावत का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। वैसे तो काफी लोगों ने लड़े, लेकिन इन्होंने राष्ट्रपति का जब चुनाव लड़ा तो ये हार गए। बाकी देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और ये लोग जीत भी गए, लेकिन ये एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए। ठीक है, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है, भैरव सिंह शेखावत, याद रखिएगा। और अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है एम वेंकैया नायडू। ठीक है, आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। तो वाइस प्रेसिडेंट शपथ किसके सामने लेता है, प्रेसिडेंट के सामने, और प्रेसिडेंट किसके सामने शपथ लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के सामने। ठीक है, रेसिप्रोकल चल रहा है बस। आगे देखते हैं पदावधि। दोनों की पदावधि होती है 5 वर्ष। 5 वर्ष तक ये कार्यकाल में रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो हमने राष्ट्रपति के पद के बारे में जब पढ़ा था तब भी ये पॉइंट पढ़ा था कि जैसे एमपी और एमएलए के जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इनके इलेक्शन के टाइम पे कोई दिक्कत आती है तो उसका जो निपटारा होगा, जो उस विवाद को सुलझाने का कार्य होगा, वो कौन करेगा, चुनाव आयोग इस निपटारे को सुलझाने का कार्य करेगा। लेकिन देखिए जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर जब इलेक्शन चल रहा हो तब कोई विवाद आ जाता है तो उस विवाद को निपटारा करने का हक किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, तो जो छोटे इलेक्शन होता है उनका निपटारा करता है चुनाव आयोग, लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर कोई अगर परेशानी आती है तो उसका निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इस पॉइंट को। आगे देखते हैं। आगे आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में बता रखा है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ये राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। जब प्रेसिडेंट अपने पद पर ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं, यही बता रखा है। और ये किसके अंदर बताया हुआ है, आर्टिकल 65 के अंदर ये बात को क्लियर कर रखा है, इसको मार्क कर लीजिएगा। और इसके लिए भी टाइम पीरियड फिक्स है कि अधिकतम 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। इससे ज्यादा समय के लिए वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 65 बता रखा है कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे, और आर्टिकल 70 में बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, ये भी आगे पढ़ लेंगे हम, आगे इस पॉइंट को दे रखा होगा, वहां पे मार्क कर लीजिएगा आप इसे। हमने उपराष्ट्रपति के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सब क्लियर कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आप इसे पढ़ लीजिए, मार्क करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति के कार्यों की संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रिपरिषद क्या होती है और उसका प्रधान कौन होता है वो सब यहाँ पे बता रखा है। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट जो आपको मार्क करना है। आपको सबसे पहले मार्क करना है अनुच्छेद नंबर 75।
अनुच्छेद नंबर 75 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों की नियुक्ति की जाती है। तो अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में हमें कौन बताता है? संविधान का अनुच्छेद 75 बताता है। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार आता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या फिर ये लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री लोगों द्वारा नहीं चुने जाते, इनकी नियुक्ति होती है। देखिए समझ लेते हैं पहले, लोकसभा में जिस पार्टी को सत्ता प्राप्त होती है, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य होंगे वही सत्ता प्राप्त पार्टी होगी। जिस पार्टी को लोकसभा में सत्ता प्राप्त है वो पार्टी अपना नेता चुनती है, ठीक है, और जो वो नेता होते हैं वही हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो नेता है वो किसके द्वारा चुने जा रहे हैं? सत्ता प्राप्त पार्टी के द्वारा। तो ये लोगों द्वारा तो चुने जा नहीं रहे हैं, जिन लोगों को हमने चुन रखा है वही लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव चल रहे हैं, हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं। तो इनकी नियुक्ति होती है, अच्छे से याद रखिएगा। और किस आर्टिकल के तहत इनकी नियुक्ति होती है? आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे, अनुच्छेद 75 के तहत। आगे यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मार्क कर लीजिएगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो इसे सिंपल भाषा में समझे, जैसे 550 मैक्सिमम लोग हो सकते हैं लोकसभा में, ठीक है, तो इसके 15% निकालें आप, ठीक है, तो लगभग 76 आएंगे। तो 76 संख्या हो सकती है मंत्रिपरिषद की, प्रधानमंत्री को मिला के। इससे अधिक आप मंत्रिपरिषद में लोगों को शामिल नहीं कर सकते, ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में कर दिया गया है। जब हमारा संविधान बना था 1950 में, उस समय ऐसा प्रावधान नहीं था। उस समय क्या था, कितने भी लोग की आप मंत्रिपरिषद बनाना चाहे तो बना सकते हैं। 150 लोग मंत्रिपरिषद में है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इससे क्या होता है, सरकार पर, देश पर जो खर्चा है वो ज्यादा बढ़ता है। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, नाम याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, इसे लिख लीजिएगा साइड में। उस समय ये बनाया गया कि 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं हो सकते, ठीक है। लोकसभा में जितने कुल सदस्य हैं उनका 15% ही क्या होंगे? मंत्रिपरिषद होंगे। इससे बड़ी मंत्रिपरिषद कोई भी सरकार नहीं बना सकती। ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, तो इसे अच्छे से मार्क कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, मतलब राष्ट्रपति के बाद वो अपने पद को धारण करते हैं। और अनुच्छेद 75 का 3rd पार्ट कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है कि पूरी जो मंत्रिपरिषद है वो किसके समक्ष उत्तरदायित्व होती है, वो किसके समक्ष अपने जवाबदेह होगी। अगर ये कोई भी कार्य करती है मंत्रिपरिषद मिलकर, तो इसका जो जवाब देना होता है, इसको किसको देना होता है? लोकसभा को अपना जवाब देना होता है। और हर मंत्री को व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यों का जवाब किसको देना होता है? राष्ट्रपति को देना होता है। तो क्वेश्चन आता है अगर कि मंत्रिपरिषद किसके समक्ष सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है, तो लोकसभा के समक्ष इसका सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, और व्यक्तिगत रूप से हर एक मंत्री राष्ट्रपति के सम्मुख उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग बात है, लिख लीजिएगा। ये आपकी बात यहाँ पे लिखी हुई है, इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा कि व्यक्तिगत रूप से हर मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष उत्तरदायी होता है, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा साइड में। आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए किसके सामने शपथ लेते हैं। ये आप सभी को पता है कि मंत्रिपरिषद हो चाहे प्रधानमंत्री हो, दोनों मिलकर शपथ किसके सामने लेते हैं? और राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री, ठीक है, किसके सामने शपथ लेंगे? राष्ट्रपति के सामने शपथ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आपको मार्क करना है, आप पढ़ने चाहे तो पढ़ सकते हैं कि कितने टाइप के मंत्री होते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आगे आप यहाँ पर इस पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। अगर ऐसा टाइप क्वेश्चन आता है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होता है, तो कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होंगे और कैबिनेट मंत्री होंगे, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा के नेता कौन होते हैं। लोकसभा के नेता होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त होती है कि वो संसद के सत्र को, संसद के सेशन को बुला सकते हैं या फिर संसद को भंग कर सकते हैं। लेकिन उनको ऐसा करने के लिए कौन बोलता है? देखिए शक्तियां सारी राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के पास अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने या सत्र को अंत करने के बारे में परामर्श देते हैं।
लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जी कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि किस किस जगह के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष हैं, अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2-3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर राज्य परिषद। इस 3 नाम को बिल्कुल नहीं भूलना है। प्रधानमंत्री इन 3 जगह के अध्यक्ष हैं, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी जो 2-3 नाम है वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे है आपका इंपॉर्टेंट कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न पदाधिकारियों, जैसे भारत के महान्यायवादी, भारत के न्यायिक या महालेखा परीक्षक, जो भी हमने नियुक्ति पढ़ी थी कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करते हैं, उन सबकी नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि आप इस पद पर किसकी नियुक्ति करें और किसकी ना करें। तो इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करते हैं। बस आप याद रखिए, जिसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है उन सबके बारे में परामर्श उनको कौन देता है नियुक्ति करने के टाइम? प्रधानमंत्री जी परामर्श उस टाइम देते हैं। ठीक है, वहां पे इसको आपने मार्क कर लिया था, उसी को आपको पढ़ना है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए, आपका यहाँ पे जो नोट है वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है तथा एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। मतलब अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो इसका मतलब है जो पूरी मंत्रिपरिषद है उसने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उन सबको भी उनके पद से हटना पड़ेगा अगर प्रधानमंत्री जी अपने पद से हट गए तो। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा इसको। इसके बाद देखिए आपका लिखा हुआ है जो भी हमारे प्रधानमंत्री बने देश के और उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सब के बारे में बता रखा है आगे, तो इसको देखते हैं अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, वो हम सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू जी थे। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे बड़ा कार्यकाल आज तक किसी भी प्रधानमंत्री का था तो वो जवाहरलाल नेहरू जी का था। 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन तक ये अपने पद पर रहे, जो कि सबसे लंबा टेन्योर है। ठीक है, इसके बाद है देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ये ऐसी व्यक्ति जो 2 अलग अलग अवधियों पे प्रधानमंत्री रही। ठीक है, इंपॉर्टेंट बस यही है, प्रथम प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इसके बाद है पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार आता भी है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री के पद से पहले राज्यसभा के सदस्य थे। तो प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्यसभा की सदस्य कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। इसके बाद है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, देखिए चरण से आप याद रखिए, इन्होंने अपने चरण जो है अपने पैर है वो कभी भी लोकसभा में नहीं रखे। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिसने प्रधानमंत्री रहते हुए जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, चौधरी चरण सिंह है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो सबसे कम समय तक जो प्रधानमंत्री रहे वो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। मात्र 13 दिन तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के जितने प्रधानमंत्री रहे आज तक वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 3। तो इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं आपको, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक बार मैं भी आपको बता देता हूँ। तो पहले प्रधानमंत्री कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखा हुआ है, सबसे लंबा कार्यकाल था इनका, 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन का। इसके बाद है इंदिरा गांधी जी के बारे में इंपॉर्टेंट बात, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और साथ में पहली प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री के पद पर आने से पहले राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट किसके बारे में लिखा हुआ है? मोरारजी देसाई। तो देखिए 1947 से 1977 लगातार 30 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, कोई और पार्टी देश में नहीं जीती। ठीक है, तो लेकिन मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे भारत के, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। समय पूछा जाता है कि कब पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आए देश में? 1977 में कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी देश में जीती और मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने देश के अंदर। ठीक है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया था। आगे है थर्ड इंपॉर्टेंट नाम चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के बारे में पढ़ा था, चरण से मतलब पैर, इन्होंने कभी अपने पैर लोकसभा में नहीं रखे, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकसभा में कभी ये नहीं गए। चौथा नाम है आपका विश्वासनाथ प्रताप सिंह। विश्वासनाथ से आप कर सकते हैं विश्वनाथ से, सॉरी विश्व से कर सकते हैं विश्वास। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था लोकसभा में, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट है आपका पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं। ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं इस पॉइंट को, फिफ्थ पॉइंट को।
नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये 2 बार प्रधानमंत्री बने, ठीक है। नेक्स्ट बार जब इलेक्शन हुआ तो ये इन्होंने पूरे समय तक अपना कार्यकाल किया, लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम बने थे तो आप समझ सकते हैं एक जो मिली जुली सरकार होती है उस टाइप की सरकार थी, इसीलिए उन्होंने 13 दिन के अंदर ही इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 7th नाम, कौन सा पॉइंट है, पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके यहाँ पे 5th और 6th 7th पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं, बाकी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने हैं आपको। नेक्स्ट यहाँ पे है नरेंद्र मोदी जी का नाम, जो कि हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं। इसका आप ये याद रखिएगा 14th पर्सन है ये हमारे 14वें प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इससे पहले 13 और लोग प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, 14th प्राइम मिनिस्टर है, ये याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्रियों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सब मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे 5th और 7th पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे आप छोड़ सकते हैं, चाहे तो क्या आप छोड़ ही देना, इंपॉर्टेंट नहीं है ये बिल्कुल भी। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उम्र में कौन प्रधानमंत्री बने थे, इस पॉइंट को भी देख लीजिए एक बार। सबसे ज़्यादा उम्र में प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे मोरारजी देसाई, और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे, राजीव गांधी जी थे, ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, जिन्हें क्या भी कहा जाता है, भारत के विस्मारक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कैबिनेट मंत्रियों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें भी देख लीजिए। जैसे कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा, जगजीवन राम जी का रहा। जब देश आज़ाद हुआ था, हमारा जो प्रथम मंत्रिमंडल था उसमें ये श्रम मंत्री थे, तो देश के पहले श्रम मंत्री कौन थे, जगजीवन राम जी थे, और ये अलग अलग कैबिनेट मंत्री के पद पर रहे और लगभग 32 साल तक कैबिनेट मंत्रिमंडल में ही रहे। पहले इनको श्रम मंत्रालय मिला था, दोबारा जब सरकार बनी तो इन्हें कोई और मंत्रालय मिल गया, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नाम इंपॉर्टेंट है कि एक ही विभाग में रहकर सबसे लंबा कार्यकाल किसका था। इनके तो विभाग चेंज होते रहे, पहले श्रम मंत्री, बाद में कोई और मंत्री, लेकिन एक ही विभाग में, कौन से विभाग में, स्वास्थ्य मंत्रालय में रहते हुए सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, राजकुमारी अमृत कौर बादल। पहली महिला मंत्रिमंडल सदस्य या पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, हमारी राजकुमारी अमृत कौर बादल थी। ये देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी, ठीक है। और इनका सबसे लंबा कार्यकाल भी है, एक ही विभाग में रहते हुए सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्होंने पूरा किया था, ठीक है। ये दोनों नाम भी आप मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय से आपको बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि इसके प्रमुख कौन होते हैं। जो हमारा मंत्रिमंडल सचिवालय है भारत सरकार का, उसके प्रमुख होते हैं कैबिनेट सचिव। और कैबिनेट सचिव देखे कोई नेता नहीं होते हैं, जो हमारा यूपीएससी के थ्रू आईएएस चुने जाते हैं, उन्हीं के जब प्रमोशन होते होते एक बात, जब बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो जाते हैं तो आखिरी प्रमोशन के तहत वो कैबिनेट सचिव बनते हैं, और यही हमारे मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो मंत्रिमंडल सचिवालय प्रमुख कौन है वो पता होना चाहिए, सिंपल आपको। बस यहीं पर ही हमारा प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सब खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है लोकसभा, राज्यसभा, संघीय संसद के बारे में हमारा स्टार्ट होता है, जो कि हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। काफ़ी लंबा टॉपिक है लोकसभा राज्यसभा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।